हर कोई जानता आपको देश से बहुत प्यार है। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत। कर्नल सौरभ सिंह शेखावत। कर्नल शेखावत। क्या स्टूडेंट लाइफ में किसी लड़की से भी प्यार हुआ था आपको? नहीं, हमारा तो कोई एजुकेशन थी नहीं। किस्सा सुना कि आप बड़े बचपन से ही अनुशासन में रहे हो, तो मतलब बचपन से इतना अनुशासन कैसे? दादू साहब मेरे फौज से एज ए मेजर रिटायर हो गए थे। बहुत ज्यादा अनुशासन प्रिय व्यक्ति की आवाज इतनी बुलंद थी कि हमारे पेशाब निकलता था, मतलब डर के मारे। आर्मी के बाद आप स्काई डाइविंग कराते हो अभी, क्या वो रिस्की है या सेफ है? देखो, रिस्क तो हर जगह है, लेकिन स्काई डाइविंग रोड पे ट्रेवल करने से सेफ है। ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष की पार्टियां बहुत उंगलियां उठाती है, उसको फेक बताती है। आप एक लंबे समय तक आर्मी में रहे हो, ऑपरेशन सिंदूर की मेरी ऑडियंस को सच्चाई बताएं। जब स्ट्राइक शुरू हुई, किसको इंटरवीन करना पड़ा? यूएस ने इंटरवीन किया ना। क्या ऐसा हो गया कि यूएस को इंटरवीन करना पड़ा? क्या हो गया ऐसा? जितनी मीडिया ने दिखाया था कि इतने आतंकवादी मारे गए, तो क्या सच में वो मारे गए? आपने कांग्रेस सरकार के टाइम में भी जंग लड़ी है और बीजेपी सरकार के टाइम में भी। कांग्रेस सरकार ज्यादा हेल्पफुल थी या बीजेपी सरकार ज्यादा हेल्पफुल है? तो उस वक्त तो ये था कि सेना ही नहीं होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी थे नेहरू जी की, हमें सेना की जरूरत नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। एक जंग हुई थी जिसमें आपने 2 दिन तक पानी में रह के लड़ाई लड़ी थी। मणिपुर के अंदर एक बहुत बड़ी लेक है, तो लोकटक लेक बोलते हैं। फिर फाइनली देखा कि भाई कोई चारा नहीं है, ना तैर के जा सकते, ना ही हम रबर बोट में जा सकते जो फौज के पास होती है। गोली आएगी तो कवर नहीं ले सकते आप, तो ओपन में हो, चौड़े, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन रहे थे अगर हम प्रॉपर, तो हम पानी में डूब रहे। तो मैंने लड़कों से बोला कि भैया तो देख लो, अभी गोली खा के मरना है या बुलेट प्रूफ जैकेट से डूब के मरना है। आपने बहुत सारी जंग लड़ी है, कोई एक ऐसी जंग शेयर कीजिए जो यादगार बन गई। 15-20 लोगों का कैंप है। वो कैंप ऐसा था कि कहीं से दिखता ही नहीं था। हमने बहुत कोशिश करी, ढूंढा ढांढा, नहीं मिला। सडनली मैं ऐसे देख रहा हूँ कंसोल के अंदर, तो मुझे एकदम से एक हरा सा कुछ दिखाई दिया घास के बीच में, कुछ समथिंग अनयूजुअल देखा, तो वो कैंप निकल गया कि सर वो 2 सेंट्री आपकी तरफ आ रहे हैं। हमें कुछ नहीं दिख रहा है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। तब तक हम लग गए थे। मैंने कहा ऊपर। जो कश्मीरी मुस्लिम है, क्या वो हमारी आर्मी की हेल्प करते हैं या आतंकवादियों को सहारा देते हैं? क्या इंडिया को चाइना के खिलाफ और अग्रेसिव होना चाहिए? युद्ध से समस्या सुलझाना। युद्ध के दौरान कितने जवान मेंटली टूट जाते हैं? हमारे जवान जो हैं वो गाँव के किसानों के बच्चे हैं, पहले ही इतने हार्डशिप में रहते हैं। मेरे सामने 30 साल में कोई नहीं टूटा। 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले, दुश्मनों के बीच जाकर देश का परचम लहराने वाले, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र जैसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों से सम्मानित भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी आज हमारे साथ 21 पारा स्पेशल फोर्स के दिग्गज योद्धा ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत जी। उनकी जिंदगी अनसुनी कहानी आपको हैरान कर देंगी। भारत माँ के सच्चे सपूत सौरभ सिंह शेखावत जी का आज के हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। जय हिंद सर, भारत माता की जय। जय हिंद, भारत माता की जय। सबसे पहले सर आपको सलूट है, आपने देश को 30 साल दिए और अपनी वीरता से हमारे जैसे और भारत की अनेक जनता जो आप जैसे वीरों की वजह से सुख चैन की सांस ले रही है, तो आपको सलूट है सर। धन्यवाद, आपका स्वागत है। और ऐसा ही जो सेंटिमेंट है लोगों का, उसी कारण से सेना काम कर रही है। जी बिल्कुल सर। इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम सर आपके बचपन से स्टूडेंट लाइफ से करेंगे, क्योंकि आपका एक साइड हर कोई जानता है, आर्मी ऑफिसर, वीर योद्धा हर कोई जानता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आपके बचपन को जानते हैं। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले किसी आपके गांव वाले से आपका किस्सा सुना कि आप बड़े बचपन से ही अनुशासन में रहे हो। एक बार आपके दादा साहब को खेत में लेके गए थे और आपको 7-8 साल की एज होगी, तो उन्होंने कुछ काम बता दिया वैसे मजाक में ही, तो वो कुछ काम हो गया उनको, तो घर आ गए। तो रात हो गई, मतलब शाम हो गई, 7-8 बज गए, तो आपको देखा होगा, नहीं मिले होंगे, तो फिर दूरबीन लगा के देखा तो आप वही काम कर रहे थे। तो मतलब बचपन से इतना अनुशासन कैसे? वो किस्सा भी शेयर कीजिए आप मेरी ऑडियंस से। तो वो किस्सा तो ऐसा है कि दादू साहब मेरे फौज से एज ए मेजर रिटायर हो गए थे। वो स्टेट फोर्सेस के अफसर थे। उसके बाद में उन्होंने गोरखा राइफल ज्वाइन करी और मतलब थॉरो फौजी जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय व्यक्ति खुद भी और बाकियों को भी अनुशासन में रखते थे। और उनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि हमारे पेशाब निकलता था, मतलब डर के मारे, इतना खौफ था। तो सुबह वो नीचे करीब 3:30 पौने 4 उठ जाते थे। फिर नीचे से एक आवाज़ लगता था, बाहर सौरभ, तुम ऊपर छत पे सोया होता था। एक आवाज़ में उठ के भागते थे नीचे, हम छोटे बच्चे थे। और उसके बाद में वो हमें काम पे लगाते थे। जैसे जो डेली अपने वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, वैसे काम में जोतते थे हमें वो। तो गायों की लाश बोलते हैं, लाश ही बोलते हैं उधर भी, जो गायों का जिसमें चारा डाला जाता है, हाँ,
तो उसको साफ करना, चारा डालना, सानी करनी, ठीक है, भैंसों को नहलाना और गोबर उठाने, तो ये सारा काम किया। फिर दूध निकालना, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर खेतों में खाद डालनी, तो ये सारा काम हमसे वो करवाते थे। तो जब छोटे थे तो मेरे को बोला कि भाई उस खेत में पाला काटो जाके, पाला ये नहीं जो बेर की झाड़ियां उग जाती हैं, पाला बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो बाखड़ी दे देते थे और बाखड़ी लेके जाओ और पाला काटो। तो मेरे को दे दिया, सुबह सुबह काम में बाखड़ी लेके चला गया। अब वहां जाके वो दाऊ साहब इधर छत पे चढ़ के दूरबीन से देखते थे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, अभी मैंने सुना, बताया मेरे से किसी ने। तो मैं वहां पे, मेरे को पता है कि ये खेत, ये तुम्हारा हिस्सा है, इधर तुम पाला काटोगे। तो मैं वो लगा रहा हूँ पाला काटने में कि ये पूरा मेरे को चाहिए क्लियर। तो मैं वो क्लियर, अब हाथ छोटे थे, हाथ छोटे और उतनी ताकत होती है। कितनी एज होगी सर उस टाइम पे आपकी? मैं हूँ 10 का हूँ, 9-10 साल का हूँ, 9-10 साल का हूँ। कमाल की बात है, इतनी एज में बच्चे इतना अनुशासन। 9 साल का। अरे हम 3 साल जब से मैं आंखें खोली है, दादू साहब दिखे सामने, तो वो दादू साहब मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन। तो वो 10 साल तो मैं 8-9 साल, मतलब 3 साल से लेकर 9 साल तो 6 साल उनकी छत्र छाया में रह लिया। तो बिल्कुल एकदम रिमोट कंट्रोल था वो रिमोट कंट्रोल में भेजते थे हमको। फिर क्या होता था, जैसे गायों के रेवड़ आ जाते थे, ऊंट आ जाते थे लोगों के, तो कि भाई बाहर थोड़ा वो देखो ऊंट चल रहा है उधर, तो इधर से भागता था मैं ऊंट को भगाने के लिए, बाहर निकालने के लिए। या फिर हम पकड़ लेते थे, किसी का ऊंट आ जाता है, स्ट्रे फसल खराब कर रहा है, तो पकड़ लेते थे। फिर लोग बाग आते थे, वो लेके जाते थे अपने जानवर। तो ये ऐसे हमारे टास्क, यहीं से शूट करते थे, यहीं से ऑर्डर होता था, यहीं से दौड़ लगाते थे हम। अनुशासन घर से ही चल रहा है, घर से ही वो मेरे दादू साहब ने लगाया है और वो बहुत अभी तक साथ दे रहा है। उसके अलावा और कोई मतलब चारा नहीं है। अगर जो मैं अपने जीवन में, जो भी मेरी सफलता रही और जो आप मेरे से बात कर रहे हो, मेरे से बात करने आए तो कोई कारण है, मेरे से बात करने आए हो, उसका रीजन वो मेरे दादा साहब की ट्रेनिंग है। बहुत बड़ी बात है आजकल। वो जो चाबी उन्होंने लगाई वो है। आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत सारे कम लोग हैं जो उसको जानते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहूँ। शुरुआती जो मेरी पढ़ाई हुई, मेरे माता जी मेरे संस्कृत की प्रोफेसर हैं जी, और गांव में यहाँ तो कोई स्कूल था नहीं, तो कोटपुतली में उन्होंने एक स्कूल खोला था, ज्ञानोदय आश्रम, हमें ही पढ़ाने के लिए, तो मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा लूंगी और बाकियों को भी पढ़ा लूंगी। तो कोटपुतली में एक स्कूल खोला, ज्ञानोदय आश्रम, उसमें मैंने 4वीं क्लास तक पढ़ाई करी। फिर मोंटेसरी स्कूल, फिर माताजी पिताजी शिफ्ट हुए, मेरे पिताजी की सर्विस लगी, हम लोग गए कोटा में मोंटेसरी स्कूल में पढ़ा मैं 1 साल। उसके बाद मैं बीकानेर में सादुल पब्लिक स्कूल होता था, तो 6-7 मैंने वहाँ से करी। फिर जयपुर आए आदर्श विद्या मंदिर, वहाँ से 8-9 करी। 10th-11th जो मैंने करी महेश स्कूल जोधपुर से करी, और यूनिवर्सिटी मैंने जोधपुर से करी। तो पढ़ाई स्टूडेंट, मैं कोई ज़्यादा कोई मेधावी छात्र नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट था। एवरेज इसलिए था कि ना तो माँ बाप ने कभी फोर्स किया पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो जैसा मर्जी है वैसा पढ़ लिए, थोड़ा सा पढ़ के एग्जाम दे के आ गए, पास हो गए। और यूनिवर्सिटी के अंदर बॉडी बिल्डिंग का शौक लग गया, तो खूब 3-3, 4-4 घंटे जिम्नेजियम में। मेरे गुरु हैं खीवराज गुर्जर, जोधपुर में अभी भी हैं, बुलाते रहते हैं मेरे को बहुत। वो भी एक अलग लेवल के, कभी मिलना उनसे। वो हठ योग करते हैं, वो साइकिल पे, मतलब, और अभी 80 साल के हो गए, अभी भी हठ योग करते हैं। तो वो मेरे गुरु थे, वो उनके पास गया। तो उस वक्त मैं काफ़ी हैवी हो गया था, 16 साल की उम्र में। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने फिर लगाई, उन्होंने भी चाबी लगाई, तो 3.5-4 घंटे जिम के अंदर लगे रहते थे। फिर शौक लग गया, तो बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग, मिस्टर राजस्थान जूनियर बॉडी बिल्डिंग में और वेट लिफ्टिंग में डिस्ट्रिक्ट, मेरे वेट में मैं क्लीन एंड जर्क एंड स्नैच के अंदर मैं फर्स्ट आया था। तो पढ़ाई में जब बस एग्जाम आने से पहले क्लासेस वगैरह सब अटेंड करते थे, लेकिन जो जोर लगता था वो एग्जाम आने के 1-2 महीने पहले से शुरू होती थी पढ़ाई, और फिर पास हो जाते थे। 10वीं में मेरे फर्स्ट डिवीजन आई, 11th में सेकंड डिवीजन, पूरे कॉलेज में सेकंड डिवीजन, कोई खास नहीं, और पास हो गए। उसके बाद में फिर जब CDS की तैयारी, 11th में मैंने NDE दिया, फेल हो गए 2 बार, रिटर्न में क्लियर नहीं हुए। CDS जब दिया तो और फिर जब स्टूडेंट लाइफ में फिर वो यार दोस्त से एक साथ चलना, फिर लड़ाई झगड़े यार दोस्तों के लिए, उन सब में पड़े। बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ ऐसे सीरियस किस्से भी हो गए कि पिताजी को इंटरवीन करना पड़ा, और फिर पिताजी ने क्या, पूरा परिवार ही इकट्ठा हो गया था। कुछ ऐसा सीरियस किस्सा हुआ कि मेरे फूफो साहब थे, आई स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौहान,
उनके जो बड़े भाई थे उनका ऐसे ही छात्र जीवन में आपसी लड़ाई के अंदर मारे गए थे। तो ऐसा सीरियस किस्सा हो रखा था। तो ये फिर मेरी काउंसलिंग हुई बैठ के कि भाई आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ये तो बहुत सीरियस बात है ना, और मेरे को तुम्हारे कारण लोगों के साथ रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है, जवान होता तो दिमाग भटक जाता है। और वो था बहुत, मतलब टीनेज ऐसी होती है, टेस्टोस्टेरोन इतना जोरदार होता है कि आप कहीं भी हाथ, मतलब कहीं भी जाके लड़ पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आगा ना पीछा सोचना, ना आगा सोचना। और अब सोचता हूँ तो कॉन्सिक्वेंसेस काफी सीरियस थे। हाँ, तो फिर मेरे को लगा झटका, और वो थोड़ी बात असर करी, पढ़ना शुरू किया। सीडीएस का पहला दिया, रिटर्न दिया एग्जाम, तो फेल हो गए रिटर्न में। उसमें वो मेरे को झटका लगा कि भाई ये तो नई बात बनेगी। फिर मैंने 18 सब छोड़ दिया, मैंने जिम वगैरह सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। मैं 18 घंटे किताबों के साथ, मतलब पूरे टाइम कोचिंग और पढ़ाई। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा रिटर्न क्लियर हुआ, एसएसबी में फेल हो गए। फिर थर्ड अटेम्प्ट में रिटर्न और एसएसबी दोनों क्लियर हुए, और बीएससी मेरी 50% मार्क से मैंने पास की थी। लेकिन इधर ये मेरे को मेहनत का चस्का लगा, और मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं पढ़ाई में मेहनत करूंगा तो मैं इसमें भी निकलूंगा। और उसके बाद मैं आईएमए ज्वाइन किया, और फौज के अंदर जितने भी कोर्स किए उसमें मेरी ग्रेडिंग अच्छी रही। तो मैं, क्योंकि मेहनत का, आपको देश से बड़ा प्रेम है, हर कोई जानता, आपको देश से बहुत बहुत प्यार है। क्या स्टूडेंट लाइफ में किसी लड़की से भी प्यार हुआ था आपको? नहीं, हमारा तो कोई एजुकेशन थी नहीं। कुछ हुआ नहीं ऐसा, कोई एजुकेशन नहीं थी। हम लड़कों के स्कूल में पढ़े, कॉलेज में तो लड़कियां होती है। नहीं, हमारे कॉलेज में नहीं थी। शुरू से ही देश से ही प्रेम। मतलब देश प्रेम कह लो, या मतलब वो वही फौज में देश प्रेम तो हम बोलते हैं। अब आपको अपनी मिट्टी से प्यार है, हाँ, मिट्टी से प्यार है। मिट्टी ये, इसके लिए तो आप लड़के मर जाओगे। जमीनों से जुड़े हुए लोग हैं हम। अब जितनी भी जो जातियां हैं अपनी, जो हैं, जिनकी रेजिमेंटें बनी हुई हैं, नॉर्थ ले लो, साउथ ले लो, ईस्ट ले लो, वेस्ट ले लो, जमीनों के ही लोग हैं। अभी राजपूत ले लो, जाट ले लो, अहिर ले लो, गुजर ले लो, मीणा ले लो, सब जमीनों से। उधर साउथ के लोग ले लो, नॉर्थ ईस्ट के लड़के ले लो, आप नागा ले लो, मैते ले लो, कुकी ले लो, जमीन, सारे जमीन, सब खेती वाले लोग हैं। मद्रास तमिल ले लो, तमिल, मतलब जो जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन, किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे फौज में जाते हैं, और वो जमीन जोतते हैं। वही जमीन से प्यार है, वही जमीन देश है। हमारा युद्ध पीछे नहीं हटता, क्योंकि जमीन से प्यार है ना। हम जमीन से निकले हुए लोग हैं। सर, आप आर्मी परिवार से हो, क्या शुरू से प्रेशर था कि आर्मी में जाना, या खुद का मैंने अपना परिवार देखा, गांव देखा। दौलत सिंह की ढाणी मेरे गांव का नाम है। तो बहुत लोग थे जो कि इस गांव से वर्ल्ड वार 2 में लड़े। बहुत लोग 62 वाले थे, 65 वाले थे, 71 वाले थे। तो इन्हीं सबको देखा, मेरे दादू साहब को देखा। तो फौज के अलावा कभी कुछ दिमाग में आया नहीं। आर्मी के बाद आप स्काई डाइविंग कराते हो अभी, क्या वो रिस्की है या सेफ है? देखो, रिस्क तो हर जगह है, लेकिन स्काई डाइविंग रोड पे ट्रेवल करने से सेफ है। रोड, अगर आप देखोगे 24 घंटे में भारत के अंदर 400 लोग फैटल कैजुअलिटी होती है। अब गूगल कर लेना, या आजकल तो बिल्कुल एआई आ गया, एआई अभी डाल के देख लो कि 24 घंटे में भारत में कितनी फैटल कैजुअलिटी होती है रोड के ऊपर। 400 एक्सीडेंट में ज्यादातर डेथ, 400 पूरे 24 घंटे के अंदर। हमने अभी सुबह से लेकर शाम तक बात, अभी सुबह क्या, हमने 3-4 घंटे बात करी, कम से कम 7-8 आदमी पूरे देश में बिल्कुल खत्म हो चुका है रोड एक्सीडेंट में। स्काई डाइविंग में जो खतरा है 0.00001% भी नहीं है। रोड पे ट्रेवल से बहुत ज्यादा सेफ स्काई डाइविंग है। लगता है कि एयरक्राफ्ट से आप बाहर गिर रहे हो, लेकिन आप एक ट्रेंड व्यक्ति के साथ में आप टैंडम जंप कर रहे हो। और अगर आप खुद सोलो स्काई डाइवर बनना चाहते हो तो आपको 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। पहले ट्रेनिंग लेके फिर कर सकते हो। 8 लेवल होते हैं। हर लेवल पे आपको ग्राउंड स्कूल क्लियर करना है, आपको रिटर्न क्लियर करना है, आपको वाइवा क्लियर करना है। आपकी मसल मेमोरी में वो सेफ्टी प्रोसीजर डाल दिया जाता है। जब आप हवा में जाते हो तो आप सेफ होते हो। आप वैसे ही काम करते हो जैसे आपको ट्रेनिंग की दी जाती है। तो ये स्काई डाइविंग रोड ट्रेवल से 100 गुना ज्यादा सेफ है। मैं कह रहा हूँ 1000 गुना ज्यादा सेफ। ऑपरेशन सिंदूर पे विपक्ष की पार्टियां बहुत उंगलियां उठाती है, उसको फेक बताती है। आप एक लंबे समय तक आर्मी में रहे हो, तो ऑपरेशन सिंदूर की मेरी ऑडियंस को सच्चाई बताएं। और सच है, आप देखो, जब स्ट्राइक शुरू हुई तो किसको इंटरवीन करना पड़ा? यूएस ने इंटरवीन किया ना। अचानक से क्या हुआ, क्या ऐसा हो गया कि यूएस को इंटरवीन करना पड़ा? क्या हो गया ऐसा? कैसे फेक हो सकता है? पाकिस्तान ने बात की होगी, उधर डर गया होगा। जब कारगिल की लड़ाई हुई तो नवाज शरीफ कहाँ भागे?
कहाँ भागे? USA। चाइना और यूएस। क्यों भागे? क्योंकि मार पड़ने लगी। भाई इंडिया गया क्या? अटल बिहारी वाजपेयी गए क्या? नहीं गए। इधर क्या नरेंद्र मोदी जी गए क्या? कहीं कहीं नहीं गए। तो इंटरवीन करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? कहाँ स्ट्राइक हो रही है? और क्यों बोल रहे हैं कि अरे भाई रोको रोको रोको, ये मत करो, ऐसे मत करो? क्योंकि मार पड़ रही है। जितनी मीडिया ने दिखाया था कि इतने आतंकवादी मारे गए, तो क्या सच में वो मारे गए थे? अब कम मोरलेस जब मारे जाएंगे तभी तो मीडिया दिखाएगा, ऐसे थोड़ी कि हवा में हो जाएगा। तो मतलब ये कहना कि ये गलत है और फौज के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं है। एक जंग हुई थी जिसमें आपने 2 दिन तक पानी में रह के लड़ाई लड़ी थी, उस जंग का रियल किस्सा बताएं मेरी ऑडियंस को। अच्छा, वो लोकटक ऑपरेशन था। मतलब उस क्या था कि मणिपुर के अंदर एक बहुत बड़ी लेक है, उसको लोकटक लेक बोलते हैं। उसमें 20 किलोमीटर बाय 20 किलोमीटर 400 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जो कि पानी के अंदर है, और उसके ऊपर बहुत घास तैरती है, बड़ी मजबूत घास होती है, लंबी होती है, पानी के ऊपर लंबी। उसको बोलते हैं फूम, फूम बोलते हैं। तो फूम का क्या करते हैं? फूम का वो जो मछुआरे होते हैं उस फूम को नीचे डाल के और एक साथ बांध देते हैं, तो एक बहुत बढ़िया टापू बन जाता है। उसके ऊपर घर बन जाते हैं, गांव बसे हुए हैं घास के ऊपर, घास के ऊपर। और वो गांव जो है तैरते हैं, 70 फुट पानी नीचे और ऊपर गांव है। वो तो पानी में बह जाते होंगे फिर। नहीं, अच्छा, वो बांध देते हैं और फिर उसके बाद वो एक जगह उसको रोक देते हैं। बाकी घास घूमती रहती है, जो घास बंधी नहीं है वो घूमती रहती है। तो इस चीज का फायदा उठा के उस वक्त एक करीब 6000 की जनसंख्या उस लेक में रहती थी, और वो फिशरमैन थे। और वहां जाना मुश्किल है, अंदर नहीं पहुंच सकते आप, मोटर बोट वगैरह नहीं चल सकती क्योंकि फिशिंग नेट लगे हुए हैं। तो आपको बिल्कुल कैनोई यूज करनी पड़ती है जो फिशरमैन नहीं यूज करते हैं। और वो ऐसी है कि अगर साइकिल चलानी नहीं है तो साइकिल पे किसी को बिठाओ तुरंत गिरेगा। अगर वो नाव आपको चलानी नहीं आती अच्छी तरीके से तो आप तुरंत पानी में गिरोगे, उल्टे हो जाओगे। उसके अलावा और कोई जरिए नहीं पानी में घुसने का। तो जो टेररिस्ट पार्टी ने अंदर कैंप बना लिए और ना कोई पुलिस पहुंच सके ना फौज पहुंच सके। हमें खबर मिली कि भाई इस तरीके से कैंप हैं, और हमने इंफॉर्मेशन निकाली और उसके बाद में हमने फिर ट्रेनिंग करी उस कैंप तक कैसे पहुंचा जाए। तो पहले तो सोचा तैर के जाएंगे, तो हथियार सामान लेके पूरा लाइफ जैकेट लगा के तैरते थे 3-3, 4-4 किलोमीटर। लोगों के वजन कम होने लग गए, आईसीयू में एडमिट हो गए, क्योंकि रात में तैरना 11:30 बजे तैरते थे, सुबह 3:30 बजे तक तैरते रहते थे। तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो लड़के आए कि सर ऐसे तो पहुँच तो शायद जाएं लेकिन लड़ नहीं सकते उसके बाद। तो फिर हमने सोचा चलो रबड़ बोट में जाते हैं। तो रबड़ बोट चलाएं, वो 3 घंटे चलाए, वो जाए सिर्फ 3 किलोमीटर ही, टारगेट था 7 किलोमीटर, और सुबह हो जाए। ये भी सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि घास में फंस जाए। टारगेट का पता चल गया था? हाँ, चल गया था। हमने वो टारगेट को सर्विलेंस में रख लिया था। हमने ऐसे आले लगाए थे, एक स्टैटिक आइलैंड था 7 किलोमीटर दूर, वो टापू था प्रॉपर, उसके ऊपर हमने आले लगा रखे थे दूर देखने के, रात में भी देखते थे वो। तो हमको पूरा टारगेट नजर में था। पर जाओ पहुंचो कैसे वहां पर? फिर फाइनली देखा कि भाई कोई चारा नहीं है, ना तैर के जा सकते, ना ही हम रबर बोट में जा सकते जो फौज के पास होती हैं। जो लोकल जो फिशरमैन की बोट है वो लो, उसी में ट्रेनिंग करो और उसी से जा सकते हैं। अब ये था कि घास बहुत बड़ी बड़ी थी, लंबी लंबी घास, मतलब ये जो 7-7 फुट 8-8 फुट की। अगर आप यहाँ खड़े हो तो आपको दिख नहीं सकता, तो नाव में जाना पड़ेगा। उसके बाद में कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि घास के ऊपर उठना पड़ेगा, तब आपको टारगेट दिखाई देगा। तो अब क्या करो कि घास के ऊपर, इस पे नाव के ऊपर टेबल बनानी पड़ेगी। तो हमने पहले तो नाव चलानी सीखी पतली सी, उसके बाद उसके ऊपर टेबलें लगाई, मतलब मॉडिफिकेशन करें कि तख्ते लेके जाएंगे, ऐसे प्लैंक लगा देंगे, उसके ऊपर तख्ता रखेंगे और फिर तख्तों पर चढ़ जाएंगे। अब इशू था कि भाई आप ना एक कदम आगे ले सकते हैं ना एक कदम पीछे ले सकते हैं, और कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना पड़ेगा। गोली आएगी तो कवर नहीं ले सकते आप, ओपन में हो, चौड़े। आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई है। मतलब जब जैसे हम कभी लड़ते हैं तो जैसे अगर फायर आएगा तो आप दीवार के पीछे कवर लोगे, फिर आप देखोगे और मारोगे, वहां पर कोई कवर नहीं है। दूसरा इशू ये हो गया कि बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट पहन रहे थे अगर हम प्रॉपर, तो हथियार सामान बुलेट प्रूफ जैकेट, तो हम पानी में डूब रहे थे। तो मैंने लड़कों से बोला कि भैया तो देख लो, अभी गोली खा के मरना है या बुलेट प्रूफ जैकेट के से डूब के मरना है। तो मैं गोली खा के मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे पक्का है 100%, लेकिन डूब के मरोगे तो तुम्हारा हिसाब किताब होगा कि ये तो है पापी, इसको डालो नरक, पानी में ही रह जाओगे। हाँ, नहीं वहाँ हिसाब करेगा ना, ऊपर ऊपर जो भगवान जी बैठे हैं, जो उनके दूत बैठे हैं, वो हिसाब करेंगे तुम्हारा। तो लड़के बोले नहीं साहब, हम तो गोली खा के मर लेंगे, डूब के नहीं मरना। तो हमने ब्लूटूथ जैकेट और हेलमेट नहीं पहने। तो देखो आप, मैं लड़कों को लेके गया कि भाई मैं तुमको टेबल पे खड़ा करूंगा, कोई आड़ नहीं होगी, एक कदम आगे लोगे पानी है, एक कदम पीछे लोगे पानी है,
नीचे गिरोगे, पानी में गिरोगे तो लाइफ जैकेट पहनिए, डूबोगे नहीं। जो तुमको मारने वाला है, उसके पास तो कैंप है, मचान है, वो तो निशाना लेके मारेगा। और तो ये है, मतलब ये तो लड़कों कोई पीछे नहीं हटा। मैंने कहा एक्यूरेट फायर होगा, रिहर्सल करेंगे, एक्यूरेट फायर होगा, सरप्राइज मेंटेन करोगे तो ही जीत है। और वही हुआ। फिर हम फाइनली गए और इसकी करीब हमने 25-30 रिहर्सल्स करी। और जब हम फाइनली गए, वो भी एक लंबी कहानी है, लेकिन 4 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। हमारा भी नुकसान हुआ? नहीं, कुछ नुकसान, कोई नुकसान नहीं, खरोच नहीं आई किसी के, ना कोई। उस आसपास सिविलियंस के घर थे, उसमें जो फिशरमैन कम्युनिटी थी, वो लेडीज थी, बच्चे थे, एक खरोच नहीं आई किसी के। तभी देश आपका और सारे बड़े बड़े ऑफिसर आपका सम्मान इसीलिए करते हैं कि आपके सक्सेस होते थे हर एक ऑपरेशन। बहुत कम हाँ, मतलब जो मेरे ऑपरेशंस रहे उसमें सारे नंबर्स वापस आए लास्ट में। बहुत बड़ी बात है ये, सबसे बड़ी बात, अपने लोग सुरक्षित आ जाए, सारे नंबर वापस आए। आपका एक किस्सा और बड़ा फेमस है, जो मेरे को कल ही पता चला था कि एक टैक्सी ड्राइवर किसी सिपाही को गाड़ी दे के चला गया था, झगड़ा हो गया था, तो वो आने के बाद आपने उनको बोला कि उसको पकड़ के पीटो दोबारा से, और वो पीट के वापिस आए। तो वो किस्सा क्या था? नहीं, वो ऐसा था कि कुछ परिवार यूनिट में महिलाएं हैं हमारे बीएस के अंदर, तो वो एक कहीं शॉपिंग करने के लिए गए और लड़के जाते थे, और वो इलाका थोड़ा इंसर्जेंसी वाला इलाका है, तो हथियार वगैरह लेके गाड़ी के अंदर होते थे। तो उस वक्त छोटी गाड़ियां होती थी, ओमनी लेके गए और वहाँ पे एक जगह पे स्टैंड पे खड़ी कर दी। और वहाँ पे वहाँ कुछ यूनियन थी या क्या था, वो लोग आ गए कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी मत करो। तो ये लोग 2 ही थे लड़के, 2 गाड़ियाँ थी, बाकी महिलाएं उतर के कुछ सामान खरीदने के लिए लेके गई, और प्रोटेक्शन साथ में था। इन्होंने हथियार अंदर रख रखे थे, तो उन्होंने बोला कि हम फौज के लोग हैं। तो ये लेकिन सिविल कपड़े में थे, फौजी हो तो क्या है, ऐसे वैसे करके उनको शायद बिलीव नहीं हुआ कि ये फौजी हैं। उनको लगा नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। तो फिर ऐसे कहा सुनी हो गई और आपस में धक्का मुक्की हो गई। और धक्का मुक्की इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस आई, और फिर वो पुलिस ने गाड़ियों में लेके चली गई। फिर मैंने फोन किया कि भाई ये तो हमारी गाड़ियां हैं, तो आ गए। खैर वो सब आ गए, कुछ हुआ नहीं। फिर तो मैंने फिर बोला कि भाई देखो कौन थे ये। तो उसमें कुछ थे समाज कंटक जिनको बोलते हैं। तो मैंने कहा इनका करो हिसाब किताब, समाज कंटक है और इस तरीके से हाथ नहीं लगा सकते। जब आर्मी पे ही कर रहे हैं तो जब आपने तुमने आई कार्ड दिखाया कि सर आई कार्ड दिखाया हमने, फिर भी इतनी गाली गलौज करी और फिर मारा वारा, और ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और लड़कों ने बहुत ही जिम्मेवारी काम किया कि हथियार नहीं निकाले, बहुत बड़ी बात है। झेल लिया, क्योंकि महिलाएं थी, कुछ भी मतलब प्रतिवाद नहीं किया, झेल लिया। 2 आदमी अगले 20। तो फिर मैंने कहा कि हिसाब किताब किया जाए, इलाज करना जरूरी है। तो इलाज हुआ। तो बस अब इतना ही बताऊंगा। सामाजिक तत्वों का इलाज होना बहुत जरूरी है। तो इलाज हुआ, उसके बाद इससे एक अच्छा उसके बाद में मैसेज चला गया, फिर नहीं हुआ, फिर ठीक रहा। तो इलाज की बात है। तो आगे ऐसी हरकत दोबारा हुई या सेट? उसके बाद फिर मैसेज चला गया कि भाई ये जो ऐसे लोग लगते हैं इनसे दूर रहो, और पहले तो ये कोई गलत काम करते नहीं है, आपके साथ में कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करता। फौज का आदमी जो है 99.9% अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। उसकी यूनिट में इतनी लाग डांट है, उसकी यूनिट में इतना डिसिप्लिन है, उसका सीओ उसकी खाल खींच देगा, उसका कंपनी कमांडर उसकी खाल खींच देगा अगर वो ऐसा कोई डिसिप्लिन का कुछ करता हुआ पाया गया। सिविल में भी यूनिट में खाल खींची जाती है, तो नहीं कर सकता जब तक तुम उसके ऊपर नहीं पड़ोगे। ऊपर पड़ोगे तो फिर जवाब मिलेगा ही। वो सेल्फ डिफेंस है। बिल्कुल सही। तो ये सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई। आपने बहुत सारी जंग लड़ी है, कोई एक ऐसी जंग शेयर कीजिए जो यादगार बन गई हो। एक तो यही लोकटक वाला ऑपरेशन है, फिर एक जो म्यांमार वाला जो मैं इसे शेयर कर रहा था, ममता से मैंने अभी शेयर किया, वो ऑपरेशन है। फिर एक ऑपरेशन हुआ जिसमें हमें खबर मिली कि 15-20 लोगों का कैंप है। वो कैंप ऐसा था कि कहीं से दिखता ही नहीं था, और हमने बहुत कोशिश करी चारों तरफ से। वही लोकटक एक लेक थी और एक पथ का इलाका था जिसमें बहुत ही ज्यादा अंडरग्रोथ और बहुत ही ज्यादा डेंस वेजिटेशन था। तो उसमें वो बताया गया कि ये यहाँ पे है। हमने बहुत कोशिश करी, ढूंढा ढांढा, नहीं मिला। तो फिर हम गए, जो ये होती है अनार्म्ड कॉम्बैट व्हीकल होता है, यूएवी बोलते हैं, अनार्म्ड व्हीकल जो ऊपर उड़ती है और उससे वो टारगेट का पता लगाती है। तो मैं गया, यूएवी यूनिट थी उनके पास कि भाई ऐसे करके टारगेट है, निकालना है इस इलाके में। यूएवी उड़ाई, 6 घंटे यूएवी उड़ाई, वो टारगेट नहीं दिखा।
इतना ज़्यादा हो। तो फिर वो थक हार के, अब मैं कंसोल में बैठा हुआ था और वो कैमरे को एक जगह छोड़ के, मतलब जैसे यूवी आ रही तो कैमरा एक जगह टिल्ट करके छोड़ दिया, यूवी वापस आ रही है। सडनली मैं ऐसे देख रहा हूँ कंसोल के अंदर, तो मुझे एकदम से कुछ सफेद सफेद, कुछ हरा सा कुछ दिखाई दिया घास के बीच में, कुछ समथिंग अनयूजुअल। तो मैंने कहा एक बार वहां डालना जरा एक बार। तो वो करीब कैमरा टिल्ट पे था, करीब कैमरे से डिस्टेंस होगा उसका करीब 6-7 किलोमीटर ऐसे। तो उन्होंने फिर यूवी को घुमाया वापस, देखा तो कैम निकल गया ये कैमरा, और जैसे बताया था, जैसे उसने स्केच बना के दिया था वैसा का वैसा कैम निकल गया। अब यहाँ पहुंचा कैसे? तो फिर वही कनॉइज के अंदर हमने फिर ट्रेनिंग शुरू करी, और अब वो इतना ज़्यादा डेंस वेजिटेशन था कि उसमें फायर करना मुश्किल। तो मेरे लड़कों ने बोला कि सर कैंप, हम ये इस चैनल में घुस जाएंगे, यहाँ कैंप है, इसके बीच में घास ही तो है, इसमें से फायर कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक बार चलो ऐसा करो कि घास के कट्टे भरो, कि चलो कितने मीटर घास होगी सर? 10-1 मीटर घास है, उसके बाद तो टारगेट है। तो हम, और ये जो चैनल जो है जहां हम नाव खड़ी करेंगे, यहाँ से 10 मीटर पे टारगेट है, सब ठोक देंगे हम तो। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा चलो ऐसा करो कि 10 मीटर पे कट्टे डालो, घास भरो, कट्टे सेम घास काटो, कट्टों में भरो और 10 मीटर तक कट्टे लगाओ घास के, और उसके आगे टारगेट खड़े करो और यहाँ से फायर करो। तो लगाया हमने रेंज के ऊपर कट्टे लगाए। पहले हमारे पास में जो राइफल होती है 5.56 में फायर करी, देखा टारगेट पे एक गोली नहीं। तो दूसरे तीसरे कट्टे में गोली निकल गई। मैंने कहा उसके बाद में बड़ा हथियार आया, इसको कहते हैं हम AK-47, 5.56 से बड़ा होता है, 7.62 उसका कैलिबर होता है, बड़ी फेमस है, उसको तो हर हाँ। कोई। तो वो उसका चौथे कट्टे में गोली निकल गई। उसके बाद में PKMG आई, मशीन गन, जनरल पर्पज मशीन गन होती है, 7.62 into 54 mm राउंड होता है, वो फायर करी, वो 7वें-8वें कट्टे में निकल गई। फिर हम ले गए MMG, मीडियम मशीन गन, 7.62 into 51, बट उसका मतलब मदर वेलोसिटी होती है। तो उसको फायर किया तो उसकी एक गोली टारगेट में जहां मारी नहीं, वो कहीं और दूसरी जगह जाके लगी। ना देख लो, हमारे तो गोली नहीं लगेगी। फिर हमने फिर कोई दूसरी जगह पूरा रेंज तैयार करी। फिर हमने रॉकेट लॉन्चर ले गए, रॉकेट लॉन्चर फायर किया, तो रॉकेट लॉन्चर के राउंड जो है वो पेनिट्रेट हुए। तो पूरा का पूरा जो था कि हम फायर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पूरा चेंज हुआ। फिर प्रैक्टिस हुई, रिहर्सल्स हुए। फिर फाइनली हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। ठंड बिल्कुल, और पानी में लॉन्च हुआ, भीगे हुए एकदम नावों के अंदर पहुंचे। और अब हमें टारगेट ना दिखे क्योंकि फॉग उठ गया। तो तैयारी में इतना टाइम लग गया कि अक्टूबर में होना था वो दिसंबर में गया, और मेरी पोस्टिंग आ चुकी थी। तो मैंने पोस्टिंग कैंसिल कराई, मेरी अपनी पोस्टपोन कराई कि मेरी पोस्टिंग रोक दो, ये ऑपरेशन करूंगा उसके बाद में आऊंगा। तो पोस्टिंग को पोस्टपोन कराया, मेरे आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टिंग आ गई थी। फिर ऑपरेशन लॉन्च हुआ, फॉग आ गया बहुत ज़्यादा, दिखे ना कुछ, आग के आगे उंगली ना दिखे। तो फिर वो यूएवी जो ऊपर से, यूएवी के ऊपर थर्मल इमेजिंग कैमरा होता है और वर्टिकल दिखाई देता है। उसने फिर मैंने नोकिया का फोन, पुराना नहीं, नोकिया का फोन होता था, हाँ, उसका मैंने लगा रखा था एयर प्लग अंदर, और वो मेरे को कंटिन्यूअस कंसोल से खबर आ रही थी कि अभी आप अपनी नाव को दाहिने करो, आगे चैनल मिलेगा, इसमें घुसाओ, अब चलो, अब बाएं करो, अब दाहिने करो, अब आप पहुंच गए हो टारगेट के नजदीक, अब आप सेंट्री के सिर्फ 10 मीटर पे हो। अब आप उस जगह पे पहुंच रहे हो जहां हमने नावें लगानी है, नावें लगाओ। नहीं सर, आपकी नाव थोड़ी टेढ़ी हो गई, उसको सीधा करो, टारगेट के बिल्कुल वर्टिकल करो, मतलब टारगेट अगर इस तरीके से है तो आपका फायर ऐसे आना चाहिए, 90 डिग्री पे आना चाहिए कि वो। तो नाव में भी यूवी ने एडजस्ट कराई मेरी। उसके बाद में फिर तब तक खटपट हो गई, हम बहुत क्लोज थे, सेंट्री को पता लग गया कि सर वो 2 सेंट्री आपकी तरफ आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि सर अभी वो, हम टारगेट से 50 मीटर पे पहुंच गए थे कि सर वो 30 मीटर पे आ गए, अभी वो 20 मीटर पे आ गए, अभी वो 15 मीटर पे हैं, अभी 10 मीटर पे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। तब तक हम लग गए थे। मैंने कहा ऊपर फायर शुरू हुआ। तो जैसे ही फायर शुरू हुआ, सेंट्री गिरे, एक शायद लगी भी, गिरते पड़ते भागे, और उधर से टारगेट से निकल के बंदे भागने शुरू हुए। यूवी बोल रहे हैं सर फायर ऊपर जा रहा है, नीचे करो। फिर मैं, अब फायर शुरू हो गया जबरदस्त। अब जब एक बार फायर शुरू हो जाता है तो फिर सुनाई नहीं पड़ता। मैं तो कोई एक गोली चलाता था, बाकी मेरे थे डंडी हाथ में, तो डंडी मारी खींच के ना, पटाख करके फायर, सीज फायर। फिर जनता ने देखी, सीज फायर किया। मैंने कहा रेंज कम करो। फिर रेंज कम कराई, फिर दोबारा फायर किया, फिर एक्यूरेट फायर हुआ। उसमें उस ऑपरेशन के अंदर 2 स्कोर हुए, न्यूट्रलाइज हुए, बाकी निकल गए। खूब खून पड़ा हुआ था, कहाँ टारगेट पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, कैप्चर कर लिया, वो सब हो गया, कैंप खत्म हो गया वो। तो इस तरीके के, नहीं, बहुत बड़ी बात है, बिना देखे लड़ाई लड़नी और उसको जीतना। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। फायर आया, हम पे भी आया, फायर आया, लेकिन हमारी तरफ से फायर इतना एक्यूरेट गया और इतना तादाद में गया कि वो उनको मौका नहीं मिला। तो ऐसे हैं बाकी।
आपका ये किस्सा सुन के मेरे को महाभारत की सुकनी वाली बात याद आ रही हो। कहते हैं ना कि युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो वो सच हो गई, पहले मनोभूमि में खेल के क्या इससे होगा, कितना नुकसान फायदा, तभी जंग लड़ी जाती है। जो कश्मीरी मुस्लिम है, क्या वो हमारी आर्मी की हेल्प करते हैं या आतंकवादियों को सहारा देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हेल्प करता है। आप देखो, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है, वो सब JNK के हैं, कश्मीरी हैं, जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, कभी कोई डाउट ही नहीं है। जैसे मेरे साथ लड़के थे, अब जब ये हुआ, जब बाढ़ आई 2014 के अंदर, तो मैं वहाँ पे कर्नल GS था, तो हमने बाढ़ आ गई, पहुँचा ही था और बाढ़ आ गई, पूरा डूब गया, पूरा बीबी कैंट वाला इलाका पूरा डूब गया अंदर। और हम फिर जो है नाव लेके निकले और लोगों को निकाला हमने। तो मेरे साथ सब मेरे लड़के जो थे वो वहीं के थे, मेरे को लेके गए और हम पूरा अंदर लाल चौक और वो वाला इलाके में से हमने लोगों को निकाला। कभी कोई ऐसी समस्या नहीं हुई। और उसमें ऐसा भी हुआ कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाले जो लोग हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो लोग भी निकालने में तो सबको लगना पड़ेगा। तो लड़कों ने बताया था कि सर ये अभी वो सो एंड सो हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखना, आप बोलना मत। और उन्होंने भी सामान रखा हमारे उसमें, सामान सब भाई आपदा पड़ी है, वो सब पे पड़ी है, तो उनका भी सामान। अब हमें क्या पता कौन क्या है, बट उनको पता लग गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन से है, मतलब उस ग्रुप से है। तो मेरे को बोला सर आप नाव के आगे हो जाओ। वहाँ पानी इतना था, हम लोग नाव को लेके चल रहे थे और लोगों का सामान समून बिठा के किस तरीके से निकाल रहे थे उसमें से बाहर। तो ये लोग भी आए, पर लड़के थे मेरे, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी ऐसा कुछ हुआ। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले जब हिंदुओं को पूछ के मारा गया था, तो कुछ पीड़ित लोगों ने ये बताया था कि वो वहाँ के जो मुस्लिम थे लोकल, अगर वो चाहते तो हमें बचा सकते थे, उनकी वजह से। कैसे बचाओगे आप बताओ? हथियार AK-47 के आगे कैसे बचाओगे? और बचाए भी, मतलब जो है, जो गाइड वगैरह थे, एक गाइड एक गाइड है वहीं का, उसने बचाया भी, निकाल के ले गया वो। हाँ, तो ये कहना कि ये गलत है बहुत, क्योंकि मैंने तो बहुत इनके साथ में रहा हूँ। और मेरा तो बड़ी मतलब अभी जब मैं डिप्टी कमांडेंट हाउस था, तो मेरा एक लड़का था मुनीर, वो था तुर्तुक 1971 में हमने वो पाकिस्तान से जीत लिया था। ये बाल्टिस्तान का इलाका है, हम नहीं बोलते बाल्टिस्तान हमारा इलाका है। तो बाल्टिस्तान के 5 गांव 1971 में भारतीय सेना ने ले लिए थे। 1971 से पहले 47 से लेके 71 तक वो पाकिस्तान में थे, 71 से हमारे पास में आ गए, हमने ले लिए। वो वहाँ का लड़का है। और वहीं के बहुत सारे लोग लद्दाख स्काउट्स में, तो कभी भी इनकी ईमानदारी वफादारी पे कभी डाउट ही नहीं। और मेरे साथ लोग वहाँ के हेल्प करते हैं बहुत 3 साल मेरे साथ रहा, मतलब अपना परिवार भी क्या देखभाल करेगा। तो ये गलत बात है, सही बात है। ऐसा तो फिर ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। जिन्होंने फौज देखी नहीं, जिन्होंने फौज में सर्व नहीं किया, वो ये इस तरीके की बातें करते हैं। ये बहुत दुखदायी बात करने का काम है, बिल्कुल सही बात है। बहुत दुखदायी बात है। आपके माध्यम से देश की जनता तक ये सच पहुंचे, नहीं होना बड़ी चाहिए। बात है। जो भी आप बोल रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जो भी सेना के अंदर हर कम्युनिटी, हर धर्म के लोग हैं और पूरा योगदान और पूरी वफादारी भारत के साथ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो कोई भी हो। मैं 2016 में मैं सियाचिन ग्लेशियर में गया। नॉर्थ बाना पोस्ट पे हमने चढ़ रहा था, एक टीम को तैयार कर रहा था मैं। तो 25 राजपूत रेजिमेंट, उसके CO थे कर्नल मुजम्मिल, ठीक है, मुसलमान। और 25 राजपूत रेजिमेंट में 2 कंपनी राजपूतों की होती है, एक गुजर की कंपनी होगी, एक मीणा होंगे या एक कोई होंगे, जाट होंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से उसमें राजपूत रेजिमेंट का कंपोजिशन होता है। तो उसमें जो मंदिर में नारियल फोड़ना, पूजा अर्चना, CO का काम होता है। CO थल्ले खड़ा होता है और पूरा मंदिर परेड होती है, वो कर्नल मुजम्मिल करता है। और पूरी हर पोस्ट के ऊपर मंदिर है। जब भी कमांडिंग अफसर जाएगा, सबसे पहले मंदिर परेड होगी। एक OP बाबा होता है वहाँ, उसको सैल्यूट लगता है, उसके बाद मंदिर परेड होती है और फिर आप दिन की दिनचर्या शुरू करते हो। और फिर व्रत करने होते हैं, क्योंकि
ट्रुप्स का विश्वास है भाई। तो ये मुस्लिम लोग भी मदद करते हैं फिर? हाँ, बिल्कुल। राजपूत लड़के हैं, जाट लड़के हैं, गुजर लड़के हैं, अहीर हैं, ठीक है। कई के तो मांस नहीं खाते हैं, मांस खाना बंद हो जाता है तो सीओ भी नहीं खाता और व्रत करता है। बहुत अच्छी अगर बात। पलटन व्रत कर रही है तो सीओ साहब पहले सीओ साहब व्रत करता है, चाहे वो हिंदू कोई या हो, मुस्लिम हो। है चाहे कोई हो। हिंदू मुस्लिम तो छोड़ ही दो, वो सैनिक है, चाहे कोई हो, बाकी बात है। तो ये सेना अलग है और ये हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। सेना को देख लो, सेना को देख लो, सेना में कैसे लोग रह रहे हैं, सेना में कैसे लोग लड़ रहे हैं। अब्दुल हमीद कौन थे जिनको परमवीर चक्र मिला? तो फिर वो कैसे लड़ता हुआ मारा गया भाई? सहमत हूं मैं आपकी बात से बिल्कुल। आपने कांग्रेस सरकार के टाइम में भी जंग लड़ी है और बीजेपी सरकार के टाइम में भी। कांग्रेस सरकार ज्यादा हेल्पफुल थी या बीजेपी सरकार ज्यादा हेल्पफुल है? नहीं, जब मैंने 99 की युद्ध हुआ तो बीजेपी थी जी। हाँ, बीजेपी थी। और फौज के ऊपर कभी कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगे नहीं। 99 में पूरा सपोर्ट था, मतलब गवर्नमेंट आप देखो 99 के अंदर जो ओवरवेलमिंग सपोर्ट कंट्री का था 99 में, जबरदस्त था। तो जब युद्ध होता है और जब इंसर्जेंसी और काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं तो सेना के मामले में दखलंदाजी नहीं करते हैं। और ये सभी, हाँ, ये सभी सरकारें, उनको मालूम है, जो भी उस लेवल पे पहुंचता है उस लेवल के ऊपर की कंट्री को आप लीड कर रहे हो, तो उसमें ये समझ है सब, तभी वो वहां पहुंचे हैं कि जब जो युद्ध लड़ने की बारी आ रही है तो उन्हीं को लड़ने दो जो उसके लिए ट्रेन हुए हैं, जिनका काम ही वो है, जो 40-40 साल सर्विस करके, इतनी कोर्सेज करके, इतने ग्राउंड से घिस के जो चीफ बने हैं, ग्राउंड में घिस के जो जनरल्स बने हैं, तो उनको पता है क्या करना है, तो उनको छूट दी जाती है कि आप करो। तो ये बाकी जो ये अटकलें लगते हैं ना, ये वो लोग लगाते हैं जिनको पता नहीं। लेकिन काफी ये सुनने में आता कि कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, ऊपर से सरकार के ऑर्डर नहीं आते थे, ऑफिसरों को वेट करना पड़ता था लड़ाई लड़ने के लिए कि कब ऑर्डर आएंगे और कब हम हमला करेंगे, ऐसा हाँ, कुछ अब था? जैसे 1962 का हुआ तो बिल्कुल बात सही है ये। 1962 की जो हमारा डिबेकल हुआ, तो उस वक्त तो ये था कि सेना ही नहीं होनी चाहिए। ऐसे उस वक्त जो प्रधानमंत्री जी थे कैसे नेहरू जी की सेना नहीं होनी चाहिए, भारत उनका विचार था कि भारत तो अहिंसात्मक देश है, तो हमें सेना की जरूरत नहीं है, हमें तो ये डॉक्यूमेंटेड है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। और फिर पड़ी मार। तब तक तो अगर ऐसा होता तो कब्जा हो उसके बाद 1967 जो हुई, जिसमें नथुला पास हमारे पास नहीं होता अगर जनरल सगत सिंह नहीं होते। जनरल सगत सिंह थे, उन्होंने हुक्म नहीं माने, हुक्म लेने पड़ते थे, बिल्कुल दिल्ली से हुक्म लेने पड़ते थे कि आप फायर नहीं खोल सकते, आर्टिलरी खुलवा दी उन्होंने, और चाइनीज को पड़ी मार। नथुला हमारे पास, अदरवाइज हटने के हुक्म मिल गए थे, हटे नहीं। तो ऐसा था। तो हमारी आर्मी ही मजबूत है जो देश को बचा के रखा है। तो ये कह सकते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद आर्मी मजबूत हुई है। आप कह सकते हो, काफी फोकस है, मतलब जो सेना के ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है और छूट दी जा रही है। सबसे बड़ी बात छूट की है। छूट इन द सेंस कि जो काम जिसका है उसको करने का मौका दिया जा रहा है, तो ये समझ की बात होती है, वो समझ है। आपके हिसाब से आर्मी में सरकार का कितना रोल होता है? बहुत रोल है। पॉलिटिको मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक, जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक सेना काम नहीं कर सकती है। जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो समझेगी कि सेना के सामने चैलेंजेस क्या हैं, हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं, देश के सामने चैलेंजेस क्या हैं, तभी सेना मजबूत होगी। सेना क्या है? सेना देश ही है, समाज से ही। तो जब तक लीडरशिप को समझ में नहीं आएगा तब तक सेना मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन लीडरशिप को, ब्यूरोक्रेसी को समझ में आया हुआ है तो सेना मजबूत है, कोई भी चैलेंज लेने के लिए तैयार है। चाइना की आर्मी ज्यादा ट्रेंड है या पाकिस्तान की आर्मी ज्यादा ट्रेंड? बराबर है। कोई प्रोफेशनलिज्म में कमी नहीं है, चाहे पाकिस्तान की आर्मी ले लो या चाइना की आर्मी ले लो, प्रोफेशनलिज्म में कोई कमी नहीं। और हथियार ज्यादा अच्छे किसके पास है, चाइना के पास या पाकिस्तान के पास? दोनों ठीक है। चाइना अभी क्या है, चाइना बिल्कुल सब कुछ खुद बना रहा है, तो चाइना मैं कहूँगा एक स्टेप आगे। पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, चाइना खुद बनाता है। क्या इंडिया को चाइना के खिलाफ और अग्रेसिव होना चाहिए या नॉर्मल जैसे ऐसे चलता रहना चाहिए? युद्ध से समस्या सुलझाना अभी मुश्किल है, आपको बैठ के ही बात करनी पड़ेगी, और वही हो रहा है।
वही हो रहा है। और मजबूत होना पड़ेगा। एक बॉक्सर 100 किलो का है मसल और एक बॉक्सर 48 किलो का है, तो वो 100 किलो वाला बॉक्सर जो है वो हमेशा एडवांटेज में रहेगा। तो मजबूत होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब आपके पास ताकत है, जब आपका स्ट्रेंथ है, तो सभी आपसे ठीक से बात करेंगे सही बात है, और बिल्कुल सारे सही। सोल्यूशन निकल जाएंगे बिना लड़े। बिना लड़े आप में ताकत इतनी होनी चाहिए कि भाई बैठ के बात कर लेते हैं। अगर आज के दिन हमारी लड़ाई चाइना से होती है तो भारत की स्थिति क्या है? मजबूत है, मजबूत है, सक्षम है, सक्षम है, तभी लड़ाई नहीं हो रही है। तभी नहीं हो रही है। सही बात है, सहमत हूं आपकी बात से। हमारी फौज पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पे है, ये फर्स्ट और सेकंड पे क्यों नहीं है? तो ये एक रिसर्च लोग करते रहते हैं, कैलकुलेशन करते रहते हैं। ये सब जो है ये जो कोई ये रिसर्च वो रिसर्च उसका वो होता है कि चौथे नंबर पे आर्मी है, किसने की कैलकुलेशन? सही बात है। किसने की कैलकुलेशन? मुझे दिखाओ कैलकुलेशन किसने करी। तो क्या करते हैं लोग कि यूएस आर्मी का लेंगे कि हवाई जहाज कितने हैं, टैंक कितने हैं, सोल्जर्स कितने हैं, कम्युनिकेशन क्या है। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप देखोगे तो हमें टेक्नोलॉजी वाइज बहुत काम करने की जरूरत है। टेक्नोलॉजी वाइज अभी हम आज भी हमारे पास कम है। यूएस की बराबरी नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी वाइज अभी हम रशिया की बराबरी नहीं कर सकते। अब उस दिशा में लेकिन काम हो रहा है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री थी, जो मैन्युफैक्चरिंग था, वो हमें सिविल में दिया ही नहीं। तो आप एकदम से तो आप अब शुरू हुआ है कि भाई मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, बनाओ, हथियार बनाओ। भारत का अगर आप देखोगे पुराना इतिहास, तो भारत का लोहा जो तलवार थी वो दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती थी। सप्त धातु के किसी भी किले में जाओ, सप्त धातु की तोपें लगी हुई हैं। इंडियन गनरी और गनरी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट थी दुनिया में। इंडियन गनर्स बेस्ट थे दुनिया में। वो कहां चले गए? वो सब जो हमारी जो एक्सपर्टीज थी वो चौपट हो गई, उसको बढ़ावा नहीं दिया। अब लेकिन उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। जिस दिन हम इंडिपेंडेंट हो गए, खुद के हथियार बन रहे हैं, खुद की टेक्नोलॉजी है, नॉलेज की कमी नहीं है, कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, अब उसको ग्राउंड पे चरितार्थ करना है, उसको जमीन पे चरितार्थ करना है। वो काम अब शुरू हो गया। जो बीच में बंद कर दिया था उसमें किसका दोष मानते हो आप? सरकार का? अब जो गवर्नमेंट ऑफ द डे कि भाई 47 में अगर हमारे विचार ऐसे हैं कि भाई हमें तो सेना की ही जरूरत नहीं है, तो सैनिक साजो सामान क्यों बनाना है? अब अहिंसा करोगे तो फिर हथियार कौन बनाएगा? आपने जो हथियार बनाने वाले जो एक्सपर्ट थे वो तो कहाँ चले गए पता नहीं। तभी हमारा देश इतने सालों तक गुलाम रहा है। नहीं, गुलाम तो नहीं रहा, लड़े हैं, कोई गुलाम तो किसी ने नहीं किया। हमें ये भी कहना इतिहास में कि हम मुगलों के गुलाम रहे, कोई गुलाम नहीं रहे, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई गुलाम, आज गुलाम होते, ईरान क्या था? जोरोस्ट्रियन, आज क्या है? वो कन्वर्टेड पूरा, ठीक है। अफगानिस्तान क्या था? हिंदू बुद्धिस्ट, आज कन्वर्टेड। सेंट्रल एशिया पूरा हिंदू बुद्धिस्ट टेंगरिस्ट, आज क्या है वो? तो भारत क्यों नहीं है? कोई गुलाम नहीं रहे। हम लड़े हैं, कंटिन्यूअस लड़े हैं, और अभी भी सब सही है। और अभी जो भी समाज है, समन्वय, आपस में मिलकर चलना पड़ेगा। अंग्रेजों ने तो काफी समय तक राज किया भारत। हाँ, राज किया, लेकिन लड़ाई चली लगातार। मराठे उनसे लड़े, क्रांतिकारी सिख तो उनसे हमारे लड़े, खून में सिख ही उनसे लड़े हैं। आप देखो सब लड़े। उसके बाद 1857 की पूरा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और उसके बाद में फिर आंदोलन शुरू हो गए। तो कंटिन्यूअस स्ट्रगल चला है। अब कोई भी एक पावर आएगी बाहर की, वो आके जब बैठेगी सेना के साथ में, तो वो बिना किसी बेस के तो आएगी नहीं। वो तो आके बैठे वो, लेकिन हटा दिए गए। युद्ध के दौरान कितने जवान मेंटली टूट जाते हैं? क्या चीज? युद्ध के दौरान कितने जवान मेंटली टूट जाते हैं? मेंटली टूट जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भारत में नहीं होता। ये जो आती हैं टर्म्स, ये PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वगैरह, ये सब बाहर की हैं। हमारे जवान जो हैं वो गाँव के किसानों के बच्चे हैं, पहले ही इतने हार्डशिप में रहते हैं, तो उनको कुछ नहीं लगता है। मेरे सामने 30 साल में कोई नहीं टूटा। मजबूत है हमारे देश का जवान, मजबूत है। वो स्ट्रेंथ है हमारी। तभी ये नारा दिया जाता, जय जवान जय किसान। सही बात। वो हमारी स्ट्रेंथ है। कोई टूटता उठता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं होता। इक्के दुक्के कहीं कुछ होते होंगे, कुछ और समस्या होती होगी, लेकिन युद्ध के कारण कोई नहीं टूटता। किसी जंग में आपने किसी अपने करीबी साथी को खोया हो? काफी हो गए। तो फिर क्या हिम्मत टूटी या और जज्बा आया जंग लड़ने का? नहीं, वो अब जैसे मेरे तो सीनियर सबॉर्डिनेट ने वही चले गए। मेजर विवेक सिंह भंडराल, सेना मेडल, बड़े सॉलिड, बहुत ही बहादुर व्यक्ति, बहादुर। तो
और भी कई मेरे नज़दीक जवान, मेरे दोस्त लोग चले गए। तो हिम्मत टूटने वाली तो बात नहीं, वो तो काम है, और काम में, युद्ध में काम आना, वीरगति प्राप्त करना तो विरलों को प्राप्त होता है। अब वो जो मेजर विवेक सिंह भंडराल हैं, वो बहुत हैंडसम आदमी थे, वो हमेशा वैसे ही हैंडसम ही याद किए जाएंगे। हम तो शायद बुढ़े हो जाएंगे, जब आप जाएंगे इस दुनिया से तो आपको कैसे याद किया जाएगा। उनको हमेशा वो सदा युवा रहेंगे, बाकी बुढ़े हो सही गए, बात। मरेंगे। जब आपने पहला आतंकवादी मारा तो कैसा महसूस किया, वो किस्सा मेरी ऑडियंस से शेयर कीजिए। हाँ, तो पढ़ते ही थे कि भाई कई उसमें कि पहला किल है, उसमें ऐसा लगता है वैसा लगता है, पर मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। मेरे को कुछ भी फील नहीं हुआ कि 5 पहले ऑपरेशन में 5 न्यूट्रलाइज किए थे हमने। तो मैं देखता था ना सब कि ये ना जीवन रेखा की, ओ तेरी जिंदगी की लाइन बड़ी लंबी है। तो मैं देखा, मैंने कहा देखो तो सही इनकी। तो मैंने हाथ देखे उनके, सबकी पूरी लाइन। तो लकीरें सब झूठ है। ज्योतिषी ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो लकीर आप खुद बनाते हो, सही बात। खुद बनाते हो। तो उन्होंने अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखी, लड़ते हुए मारे गए। चलो वो गलत कॉज के लिए मारे गए लड़ते हुए ही। अब जो भी भगवान का हिसाब किताब है वो क्या होगा मालूम नहीं, चाहे वो कॉज तो गलत है वो कि आपने अपने देश के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं, पर मारे गए लड़ते हुए, वीरगति प्राप्त हुई। अब मतलब लड़ते हुए मारे गए। अब मैं देख रहा हूँ उनकी हाथ देख रहा हूँ तो अकेली पूरी है। फिर ये तो आप भी ज्योतिषी पे पहले यकीन करते थे, वो देख के ही टूटा। हाँ, मैं तो करता था, और उसके बाद मैंने कहा ये तो ऐसी ही है। नहीं, आपने सही उदाहरण दिया बिल्कुल ऑडियंस को कि ये सब फेक होता। तो किस्मत है अपने हाथ से लिखी जाती है। अभी थोड़ी देर पहले एक किस्सा सुना था, आपका कजन है शायद, वो बता रहा था कि जब भैया 3-4 साल के थे तभी टिकियाई गन रखते थे कि कहते थे आतंकवादी को मारूंगा। तो पहले बचपन से ही टारगेट सेट था आपका, तो आतंकवादी को मारूंगा। आतंकवादी वगैरह का तो कुछ था नहीं। तो ऐसा, दुश्मन को मारूंगा हाँ, मतलब। मतलब ऐसे घर में सुनते थे, घर में सुनते थे। फिर मेरे दादू साहब के पास में, अब तो कि ये 2 हथियार का रूल चल गया। मेरे दादू साहब के पास बहुत सारे हथियार थे, स्टेट फोर्सेस के अफसर थे, तो उनके पास, तो उनका वो जब अलमारी खुलती थी तो वो हथियार की सफाई करते थे। तो मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट रहता था 4 साल का, तो मेरे को वो पुल थ्रू देते थे, तो वो राइफल में पुल थ्रू डालते थे और मैं खींचता था। तो मतलब जब से मैंने आंखें खोली हैं, मैंने हथियार देखे, हथियारों का शौक था, हथियारों का शौक था, और हथियार देख के मेरे को खुशी होती, वही मैं करता था। भगवान के भेजे हुए योद्धा हो आप, इस देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, अभी वो ऐसे तो हमारे लिए भी बड़ा गर्व है कि आपसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात हमारे लिए भी। एवरेस्ट पे चढ़ना ज्यादा डेंजरस था या कॉम्बैट ऑपरेशन? कॉम्बैट ऑपरेशन, एवरेस्ट में प्रेडिक्टेबल है मामला। वो तो आपके लिए इजी है, 3-4 बार चढ़ चुके हो आप, औरों के लिए मुश्किल, आपके लिए तो बड़ा इजी है। तो एवरेस्ट पे माउंटेन में अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, लेकिन कॉम्बैट में क्या है कि आपको लड़ना है, वहां आप वेदर से लड़ रहे होते हो। तकरीबन सेम है, लेकिन कॉम्बैट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक तो आप खुद हो, उसके बाद आपकी टीम है, फिर आपके डिसीजन पे, निर्णय पे पूरा ऑपरेशन की सक्सेस या फेलियर लिखा है। और उसमें अगर आपने गलत निर्णय ले लिया या गलत कुछ मूव हो गया तो आपकी जान जा सकती है 100%। माउंटेन में ऐसा है कि वहां पूरी टीम है, एक रूट सेट है, एक रोप लगा हुआ है, वेदर खराब है टेंट में बैठ जाओ, वेदर ठीक है चढ़ने लग जाओ। यहाँ पे कमिट हो गया तो कमिट हो गया, यहाँ पीछे नहीं हट सकते, वहां आप पीछे हट के आ जाते हो, इधर पीछे नहीं हट सकते। तो ये माउंट एवरेस्ट पे जब पहली बार चढ़े तो क्या ऐसा महसूस हुआ कि नहीं चढ़ा जाएगा या मौत का डर लगा हुआ, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब चढ़ना तो है ही। मैं तो बीमार होकर नीचे आ गया था, हॉस्पिटल में रहा, काठमांडू में वापस पहुंचा, चढ़ना तो है ही। जज्बा था, मतलब चढ़ना है तो चढ़ना ही है। हाँ, चढ़ना ही है, तो ऐसा कभी नहीं लगा कि नहीं चढ़ पाएंगे, चढ़ना तो है ही। क्या आर्मी ज्वाइन करने के बाद मौत का डर खत्म हो जाता है? हाँ, मतलब ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ आपका जॉब है। और मौत का डर तो किसको है, मतलब आप रोड पे चल रहे हो, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो मौत तो हमेशा है, आपकी जिस दिन लिखी है उस दिन जाओगे, रोक नहीं सकता कोई। हाँ, जो लिखा कैसे जाओगे वो ही जाने, तो डर का कोई वो नहीं। और आर्मी में ये चीज हमको पता लग जाती है, ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जिस दिन लिखी है और जैसे लिखी है वैसे आप जाओगे, आप कुछ करने से तो डरो मत। चलो, एक बार क्या हुआ कि हम ऑपरेशन में थे, तो हमने कहीं माइंस लगाई और अगले दिन गए तो वो माइन गायब, माइन से निकाल लेगा। माइन निकाल ली। अब वो बाद में पता लगा कि वो ड्रिफ्ट हो गई। अच्छा, माइन गायब, गए तो साले बड़े
खतरनाक लोग हैं ये, तो माइन निकाल के ले गए। अच्छा मैं परेशान, तो मेरे सीनियर सबल्टन जो मेजर वीर सिंह भंडाल जो वीरगति को प्राप्त हुए, तो वो बड़े कूल आदमी, तो तू सो क्यों नहीं रहा? मैंने कहा सर वो तो वो वही ले गए, कि तेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, फिर जिस दिन लिखी उस दिन जाएगा, तू क्यों सो जा चुपचाप, माइन से लिखी माइन से जाएगा, गोली से लिखी गोली से जाएगा, तू सो चुपचाप, ठीक है। तो भाई क्या तू कुछ कर सकता है? अभी तू नींद सो नहीं रहा है, तेरे को ऑपरेशन कल चलना है इतना लंबा, 4 दिन जाना है हमने, तो सो ले, तो ठीक रहा, तुमने सो गया। जब जंग पे जाते हो तो परिवार की याद नहीं आती है? बच्चे हैं, वाइफ है, नहीं, माता ऐसा पिता, कुछ नहीं है, वो कि मैं ट्रेनिंग ऐसे अगर होती है। रहेगा तो कौन संभालेगा बच्चों को, वाइफ को? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब अपना जीवन ही देश को दे देता ऐसा है, कुछ नहीं होता, बहुत ऐसा बड़ी बात है। आपके नहीं होने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक गलत धारणा है। नो वन इज इंडिस्पेंसिबल एनीवेयर, ये गलत धारणा हमने जान रखी कि आप हो तो हो। सही बात है, आप हो दुनिया तो चलती ठीक है, रहती दुनिया है। चलेगी। लेकिन इंसानी कमी तो महसूस होती है। वो हमें लगता है अभी, क्योंकि हम बात करें तो हमें लगता है, अदरवाइज चलती है, दुनिया चलती रहेगी, यही दुनिया का दस्तूर है। बड़े बड़े सिकंदर आए और चले गए। बिल्कुल, जो आया उसको जान आता है, ये तो बिल्कुल। आपकी जिंदगी का सबसे पेनफुल मोमेंट कौन सा रहा? अभी तक तो कोई ऐसा टेंशन नहीं, सब अच्छा रहा। अच्छी बात है, भगवान करे आपका अच्छा ही रहे। पेनफुल मोमेंट ये है कि मैं जब मेरे लोगों को जाते हुए देखा मैंने, मतलब तो उस वक्त लगा हम जो सादर रखता है, लेकिन बहुत धक्का लगा। मेरे कई लड़के चले गए, मेजर वीर सिंह भंडाल चले गए, अभी मैं डिप्टी कमांडेंट हॉस था, मेरे सामने अवलांच आया, मेरे सामने अवलांच, मेरे लड़के उड़ गए और प्रवास में चले गए। हमने जाके डेड बॉडी निकाली 10 महीने बाद, जाके उनको खोद के उनके पार्थिव शरीर 10 महीने बाद? 10 महीने बाद। एक तो उसी वक्त निकाल लिया, उसके बाद 10 महीने बाद दोबारा चढ़े, दोबारा जाके खोदा 80 फुट, टनों बर्फ को काट के निकाला, और तो उनके पार्थिव शरीर निकाले। तो वो दुख की, वो पेनफुल मोमेंट। डेड बॉडी सेफ थी या बर्फ में? फ्रोजन। हाँ, तो पेन तो होता ही इतना बड़ा। वो दुख, बहुत दुख है, वो पेनफुल मोमेंट है। और ये मेरा जिंदगी का ऐसा ऑपरेशन था जिसमें मेरे नंबर मेरे साथ वापस नहीं आए। मैं जितने लड़के लेके गया था उसमें से 4 रह गए। 4 मतलब एक तो हम खोद के निकाल लिया उसी वक्त, और 3 के लिए हम फिर 10 महीने बाद दोबारा गए। माउंट कुन की बात है ये, अभी 2024 की। किससे? पाकिस्तान से लड़ाई थी? नहीं, हम पहाड़ चढ़ रहे थे, माउंट कुन 7777 मीटर का पहाड़ है। अब अगर आप टाइप करोगे ऑपरेशन आरटीजी, रोहित ठाकुर गौतम, एक है, इस पर मिलेगा आपको, ऑफ आरटीजी। तो उसमें वो पहाड़ चढ़ रहे थे, अवलांच आया, अवलांच में उड़ गए, वो रूट खोल रहे थे, ऊपर रस्से लगा रहे थे चढ़ने के लिए, और मैं नीचे वाले कैंप में था। मैं उस कैंप में जा रहा था, मेरे को दिखा ऊपर से अवलांच आ रहा है, लड़के नहीं दिखाई दिए, इतना जबरदस्त अवलांच था। और फिर रेडियो सेट पे आया कि सर लड़के गए अंदर, हम पहुंचे, भागा भी नहीं जाता वहां, तो आपका एक एक कदम बहुत मुश्किल से लिया जाता है। तो प्रवास में चले गए, फिर खोदा हमने, एक लड़का मिला 6-7 दिन खोदने के बाद में, उसके बाद बाकी तो पहुंच ही नहीं पाए, वेदर खराब हो गया, वापस आए। फिर दोबारा 10 महीने हमने तैयारियां करी कि कैसे निकालेंगे, कैसे बर्फ काटेंगे, बर्फ तो अभी आइस बन जाएगी। फिर हम चेन सॉ, ऑगर, ये सब सामान लेके गए, फिर चढ़े ऊपर 6200-300 मीटर, और बिल्कुल स्टीप स्लोप, और फिर करवास में घुसे, काट काट के बर्फ, और उनको निकाल के लेके आए। 20-21 दिन ऑपरेशन चला वो, बहुत और बड़ी। हमने नाम रखा था ऑपरेशन रोहित ठाकुर गौतम, आरटीजी। और जैसे नाम रखा वैसे ही निकले वो, सबसे पहले रोहित निकला, फिर ठाकुर निकला, फिर गौतम निकला, ऐसे। और हम लेके आए और उनके परिवार को दिया। तो वो मेरे लिए बहुत दुख की बात। हर किसी के लिए दुख की बात है। भारत माँ के वीर सपूतों को अगर कोई खोता है तो पूरे देश के लिए दुख की बात है। अभी मैं कुछ आपसे क्वेश्चन करूंगा तो एक लाइन में उनका आप जवाब देना। सेना या एवरेस्ट? सेना। डर या अनुशासन? अनुशासन। चीन या पाकिस्तान? सबसे बड़ा खतरा कौन? चीन। आपने अब तक जितने सैनिकों के साथ काम किया, आपके साथ इतनी टुकड़ी रही है, उसमें आज तक का सबसे मजबूत सैनिक कौन रहा, उसका नाम बताएं। सबसे मजबूत सैनिक कौन रहा, उस किसी एक का नाम बताएं। बहुत है, एक का नाम नहीं ले सकते। किसी 2 का ले दोगे? कोई तो ऐसा होगा ही, जैसे अब किसी क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो एक तो बेस्ट होता ही है, तो कोई बेस्ट स्टूडेंट जिसको आपने काम सौंपा और पूरा करके आया हो। सैनिक की बात कर रहा हूँ। हाँ, सैनिक। हाँ, तो सैनिकों में बहुत है, मतलब अगर मैं किसी एक का नाम लूंगा सब बुरा लग जाएगा कि साहब ने इसका नाम बोला। लेकिन सब एक से एक बढ़ के, मतलब पीछे मैं आपको, अब जैसे ऑपरेशन में
हम जा रहे हैं, अब फायर आने वाला है, मैं चलना शुरू करता था, मेरे से आगे 3 पहले और पीछे से वो खींचते थे कि किधर जा रहे हो भाई, स्काउट चलने तो आगे, मेरे को लड़के ऐसे पकड़ेंगे पीछे से, खींच लेंगे पीछे, हाँ किधर स्काउट चलने तो आगे, स्काउट का काम है वो, तुम मत जाओ, ठीक है, पीछे खींचते। लेकिन आप भी रुकने वाले तो लगे नहीं थे। मेरे को माननी पड़ती थी बात, माननी पड़ती थी बात, वो बिल्कुल सही बात। हाँ, क्यों वो ऐसा भावना तब आती है जब आप बिल्कुल मिलके चल रहे हो साथ में। सेना के बारे में कोई एक ऐसी बात जो आम नागरिक नहीं समझ पाए? जो सेना का आपस का भाईचारा, जो सेना आपस, अब आप देखो कि रेजिमेंट होगी जाट रेजिमेंट, उसमें अफसर होगा राजपूत, लेकिन कंधे पे क्या लगाएगा, जाट, और वो लड़के मर जाएगा अगर उसकी यूनिट के लिए कुछ उन्होंने बोल दिया या जाटों के लिए कुछ बोल दिया। ऐसे ही अफसर होगा जाट का होगा राजपूत रेजिमेंट में, कंधे पे लगाएगा राजपूत, और तुम राजपूतों के लिए कुछ बोल के देखो। हाँ। ऐसे ही बाकी रेजिमेंटों का है, जिस गुरखा राइफल्स अफसर जो है किसी भी कॉम कम्युनिटी का हो, साउथ इंडियन हो, तमिल बोलेगा गुरखाली, बिल्कुल गुरखा बन जाएगा। सिखों की यूनिट के अंदर अफसर कहीं का भी हो, नॉर्थ ईस्ट का अफसर होगा, बोलेगा पंजाबी। तो ये बात सैनिक समझ सकते हैं, सेना समझ सकती है, और सेना एक ऐसा एग्जाम्पल है देश के सामने, अगर वो एग्जाम्पल फॉलो कर लिया तो समस्याएं खत्म हो जाएगी। जो अलगाववाद जो भी चलता रहता है छोटा मोटा, मैं सुनता रहता हूँ, वो खत्म हो जाएगा। सेना में सबसे अच्छी रेजिमेंट कौन सी है जिसका युद्ध में सक्सेस रेट सबसे ज्यादा रहा हो? अब ये भी सारी रेजिमेंट अच्छी हैं, एक से एक रेजिमेंट है, पुरानी रेजिमेंट्स हैं, और मैंने ऐसे कोई हिसाब किताब किया हुआ नहीं, बट सभी रेजिमेंट्स का है, पैराशूट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, सबके पीवीसीज हैं, सबके महावीर चक्र हैं, तो मैंने हिसाब किताब किया नहीं। कोई ऐसी रेजिमेंट भी जिसको युद्ध हो और उसको भेज दे कि भाई हाँ ये तो काम तमाम करके ही आएगी? सारी। आपकी सबसे बेस्ट पोस्टिंग क्या रही? एज ए टीम कमांडर स्पेशल फोर्सेज यूनिट का, मेरी पैरा एसएफ 21 पैरा एसएफ का टीम कमांडर। सेना में सबसे कठिन प्रशिक्षण क्या है? कॉम्बैट ट्रेनिंग, कॉम्बैट की युद्ध की ट्रेनिंग। कोई एक पछतावा जो आप कभी भूल नहीं पाते हो? ऐसा मेरे को रिग्रेट कोई नहीं, कोई रिग्रेट नहीं। आपका सक्सेस रेट तो सबसे अच्छा है, तीनों सेनाओं से ज्यादा मेडल आपके पास है। हाँ। तो होना भी पूछते हैं कि फौज छोड़ के रिग्रेट है, उसमें भी कोई रिग्रेट नहीं। देश पहले या फैमिली? देश। ऑफ कोर्स आपके लिए तो है ही। कोई एक ऐसा मिशन जो आप कभी भूल नहीं पाते हो? जैसे लोकटक वाला है, कभी सारे मिशन ऐसे हैं कि नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन और भी कई मिशंस हैं, कुछ के बारे में बताया जा सकता है, कुछ के बारे में नहीं बताया जा सकता है। तो लोकटक विजय जो है, ऑपरेशन थारोपत है, ये नहीं भुलाया जा सकता, ऑपरेशन नामपाओ है, नहीं भुलाया जा सकता। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। कोई एक ऐसा मैसेज जो भारत के यूथ को आप देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना एम इतना बड़ा रखो कि उस एम को पाने के लिए बाकी सब जो उलझने हैं उसको हटा दो दिमाग से, और उसके लिए पूरा दत्तचित्त होके पूरा मनोयोग से प्रयास किया जाए, वो हमेशा सफलता मिलेगी। बैश ऑन रिगार्डलेस, मतलब अगर पीछे नहीं सोचना, लग जाओ। जय हिंद सर, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा, और आप जो देश के लिए किया आपने और आगे भी कर रहे हो, तो आपको सैल्यूट है दिल से। धन्यवाद, थैंक यू। आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर हमारा पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।